हेलो फ्रेंड्स, अद्वित क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग अब आधुनिक काल पर आ चुके हैं। आधुनिक काल का प्रकरण 1 हम लोगों ने देख लिया था। आज प्रकरण 2 को यहाँ पर देखेंगे, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आविर्भाव। तो चलिए आगे देखते हैं। किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी, इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में कराए हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से बनारस अखबार में की जो भाषा थी बनारस अखबार की, उसको पूरी उर्दू ही कर दी गई थी। उसमें ज़्यादातर उर्दू के ही शब्द लिए जाते थे। संवत 1912 में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उस समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था, जिनके मन में भाषापन का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाखा यानी संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े। अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जाती है, तब एक और ज़बान का बोझ डालने से क्या लाभ। भाखा हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। इस परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा करने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल ज़बान कहकर विरोध करते। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहां तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ अरबी फारसी के चलते शब्द भी आए। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं थीं। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग ही गए, पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि अपने कई मित्रों को उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया। राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियां आदि लिखी, जैसे राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा इत्यादि। पंडित वंशीधर ने, जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदर्रिस थे, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला, जिसके हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात था। उनके लिखी पुस्तकों के नाम देखिए। ये पंडित वंशीधर की पुस्तकें हैं। पुष्प वाटिका, भारतवर्षीय इतिहास, जीविका परिपाटी और जगत वृत्तांत। फ्रेंड्स, कभी ऐसा पूछा नहीं गया है इनका, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको बोल्ड नहीं किया है, लेकिन शुक्ल जी की पुस्तक में है तो एक बार देख लेना चाहिए। साथ ही एक बात ये बतानी थी, जैसे ये राजा साहब की कुछ पुस्तकों के नाम यहाँ पर हैं, तो फ्रेंड्स इस शुक्ल जी की पुस्तक में जितना था उतना ही मैंने यहाँ पर दिया है, लेकिन जो गद्य की वीडियो मैंने डाली है उसमें पूरा डिटेल में इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप उसको भी देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। आगे देखते हैं। पंडित श्रीलाल ने संवत 1909 में पत्र मालिका बनाई। गारसा दत्तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा है। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी। उनमें उर्दू नहीं भरा था। जो उनकी पिछली किताबों यानी इतिहास तिमिरनाशक में उर्दू भरा था। ठीक है, ये पिछली किताब मतलब कि बाद की किताब जो थी इतिहास तिमिरनाशक आदि में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए राजा भोज का सपना के कुछ अंश उर्दू किए जाते हैं। देखिए क्या है, कैसा राजा भोज का सपना में किस तरीके की भाषा है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना हो। उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते और बड़े बड़े भूपति उसके पांव पर अपना सिर नवाते। तो ये भाषा बिल्कुल हिंदी है। अपने मानव धर्मसार की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी है। इसका पता इस उद्धृत अंश से लगेगा। मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्म शास्त्र है। उसको कोई भी हिंदू अप्रामाणिक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है कि मनु जी ने जो कुछ कहा है उसे जीव के लिए औषधि समझना, और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्र कार्यों में मनु जी सबसे प्रधान और अतिमान्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग इन्होंने मानव धर्मसार में किया है। फ्रेंड्स देखिए, ये कभी भी क्वेश्चन के रूप में नहीं आने वाला है,
एग्जाम में कि ये दे करके पूछ लिया जाए कि ये किस पुस्तक से लिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन किस तरीके की भाषा थी इसको समझने के लिए एक बार पढ़ना जरूरी है। मानव धर्म सार की भाषा राजा शिव प्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं है। प्रारंभ काल से ही वे ऐसी ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। यद्यपि अपने गुटका में जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी, ठीक है, गुटका क्या है, साहित्य की पाठ्य पुस्तक है, उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा। पर संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। यानी कि उर्दू की ओर जो उनका झुकाव था वो बढ़ता ही गया। इसका कारण चाहे जो समझिए, या तो यह कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर। अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे, यानी कि अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर। जो हो, संवत 1917 के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखी, उनकी भाषा बिल्कुल उर्दूपन लिए है। इतिहास तिमिर नाशक भाग 2 की अंग्रेजी भूमिका में जो संवत 1864 की लिखी है, राजा साहब ने साफ लिखा है कि मैंने बैताल पच्चीसी की भाषा का अनुसरण किया है। लल्लू लाल जी के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि बैताल पच्चीसी की भाषा बिल्कुल उर्दू है। तो फ्रेंड्स, जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने लल्लू लाल जी के बारे में देखा था, तो उसमें बैताल पच्चीसी की भाषा उर्दू है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी था। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है, वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप, रंग, आचार, व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी। संस्कृत शब्दों के थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर रूप हजारों वर्षों से चला आता था, उसके स्थान पर एक विदेशी रूप रंग की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। उन्होंने संवत 1918 में प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र आगरा से निकाला। प्रजा हितैषी किसका हो गया? राजा लक्ष्मण सिंह का। और 1919 में अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंख खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। तो देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम की भाषा किस तरीके की थी। अनुसुईया हौले प्रियंवदा से, सखी मैं भी इसी सोच में हूँ, अब इससे कुछ पूछूंगी। प्रकट महात्मा, तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राज्य के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो। तो इस तरीके की भाषा अभिज्ञान शाकुंतल में आई। रघुवंश के प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह जी ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी नारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। तो राजा लक्ष्मण सिंह का यह कथन है और एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब भारत की देश भाषाओं के अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका था। उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे, उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरी भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। इन अंग्रेजी विद्वानों में फ्रेडरिक पिंकार्ट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। इनका जन्म संवत 1893 में इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया और अंत में लंदन के प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी के विशाल छापेखाने के मैनेजर हुए। वहीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे। संस्कृत की चर्चा पिंकार्ट साहब लड़कपन से ही
सुनते आए थे। इससे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास किया। इंग्लैंड में बैठे उन्होंने इन दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि उनके लेख और पुस्तकें लिखने और अपने प्रेस में छपवाने लगे। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरागत प्राकृत भाषा हिंदी है। अतः जीवन भर वे ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे। भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों में उनका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार रहता था। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिंकार्ड साहब के 2-4 पत्र मिलेंगे। तो देखिए, ये बात ध्यान में रखनी है कि इंग्लैंड में थे और उसके बावजूद भी हिंदी के प्रति उनका इतना लगाव था। तो इनका नाम याद रखना है और ध्यान में रखना है कि वो पत्र वगैरह भी लिखते थे यहाँ के लोगों को। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहां के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर दिया करते थे। संवत 1957 में वे रिया घास, जिसके रेशे से अच्छे कपड़े बनते थे, रिया घास, ठीक है, कि खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में आए, पर साल भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनका देहांत हो गया। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि कौन है जो इंग्लैंड के थे और उनका देहांत यहाँ हिंदुस्तान में हुआ था, और महत्वपूर्ण है ये। पहले कहा जा चुका है कि शिव प्रसाद ने उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गुटका में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी के साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा। पहला गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ था, यहाँ पर था होगा। जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार पंजाब में बाबू नवीन चंद्र राय महाशय कर रहे थे। संवत 1920 और 1937 के बीच नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार कराई। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहाँ कोर्स में रही। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वालों में ये मुख्य थे। नवीन चंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएं भी निकाली। संवत 1924 में उनकी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकली, जिसमें शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञान पूर्ण लेख भी रहा करते थे। संवत 1923 के एक अधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खान ने एक व्याख्यान देकर उर्दू को ही देश में प्रचलित होने के योग्य कहा। उस सभा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खान साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए कहा, उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों के व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी के शब्द भर दिए हैं, पद्य भर दिए गए हैं। पद्य या छंदोबद्ध रचना के भी उर्दू उपयुक्त नहीं। हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चले। नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहजीब के पुराने हामी, हिंदी के पक्के दुश्मन गारसा दत्तासी फ्रांस में बैठे बैठे बहुत झल्लाए और अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उर्दू का पक्षमंडन किया तथा नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। अब यह फ्रांसीसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठार चलाना चाहा और बिम्ब साहब का हवाला देते हुए कह डाला कि हिंदी तो पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी। आर्यों ने आकर उसका नाश किया और जो बचे शब्द रह गए उसकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला। इसी प्रकार जब जहां कहीं हिंदी का नाम लिया जाता तब तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इस तरह की बातें कहता।
सर सैयद अहमद का अंग्रेज अधिकारियों पर कितना प्रभाव था, यह पहले कहा जा चुका है। संवत 1925 में इस प्रांत के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैवेल, यहाँ पे हैवेल होगा, हैवेल साहब ने अपनी राय जाहिर की। यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि एक ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिससे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। तो इस तरीके का विचार इनका हैवेल साहब का था। शिक्षा के आंदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिए मतांतर संबंधी आंदोलन देश के पश्चिमी भागों में भी चल पड़े। पैगंबरी एकेश्वरवाद की ओर नव शिक्षित लोगों को खींचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए और संवत 1920 से उन्होंने अनेक नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देना आरंभ किया। स्वामी जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित किया। वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। स्वामी जी ने संवत 1922 में आर्य समाज की स्थापना की, यहाँ पर की होगा, आर्य समाज की स्थापना की और सब आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया। संवत 1910 के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान श्रद्धाराम फुल्लौरी के व्याख्यान और कथाओं की धूम पंजाब में आरंभ हुई। पंजाब के सब छोटे बड़े स्थानों में घूमकर पंडित श्रद्धाराम जी उपदेश की वक्तृताएं देते तथा रामायण महाभारत आदि की कथाएं सुनाते। उनकी कथाएं सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते और सहस्रों आदमियों की भीड़ लगती थी। उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्म सभा स्थापित की और उपदेशक तैयार किए। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी कई पुस्तकें लिखी, पर अपनी मुख्य पुस्तकें हिंदी में ही लिखी। अपना सिद्धांत ग्रंथ सत्यामृत प्रवाह उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा। यहाँ पर फ्रेंड श्रद्धाराम फुल्लौरी की बात हो रही है, तो बस ऐसे जानकारी के लिए बता रही हूँ। जो ओम जय जगदीश हरे जो है वो भी श्रद्धाराम फुल्लौरी ने ही लिखा है। पंडित श्रद्धाराम जी कुछ पद्य रचना भी करते थे। हिंदी गद्य में तो बहुत कुछ लिखा और वे हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे। संवत 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी, जिसे संवत 1928 में हिंदी में अनुवाद करके छपाया। इसके पीछे तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन चरित्र लिखा जो कहीं खो गया। भाग्यवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत 1934 में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। तो भाग्यवती तो पूछा भी जाता है, श्रद्धाराम फुल्लौरी का है। अपने समय के सच्चे हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। संवत 1938 में उनकी मृत्यु हुई। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला कि भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में, दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था। कुछ अंग्रेजी विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी की हंसी उड़ाने के लिए किसी अंग्रेजी वाक्य में उसी भाषा में लैटिन के शब्द भरकर पेश करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है, पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएं संस्कृत के ही कुटुंब की हैं, उसी के प्राकृत रूपों से निकली हैं। इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। देश भाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली हैं। विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे कर सकती है?
राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल से उसे व्यवस्थित और परिमार्जित करते और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। ठीक उसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रकरण 2 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद अब भारतेंदु जी के बारे में आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।